अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं वाइल्ड फायर डिस्कस करूंगी। इसके बाद हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स रह जाएंगे, अर्बन फायर और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का आ जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट का आ जाएगा। आज हम वाइल्ड फायर का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं शॉर्ट ही लेक्चर अपलोड करूंगी ताकि आपको इजीली कवर अप हो जाए। वाइल्ड फायर एक चीज़ क्या है, यू से आप अन से याद करें, अनप्लैंड, अनवांटेड, अनकंट्रोल्ड फायर है, जो कि ऐसी आग है जो कि बिल्कुल कंट्रोलेबल नहीं होती। अनकंट्रोल फायर होती है, बहुत ही बड़े एरिया में लग जाती है। मोस्टली ये होती है जंगलों में, फॉरेस्ट में, जहाँ पे काफ़ी सारे बुशेस हैं, ब्रशेस, ग्रासेस होती हैं, ग्रासलैंड्स हैं, क्रॉप्स हैं, उधर लग जाती है। ये सारी उधर आ जाती है, ठीक है। एंड इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन इस तरह लिखेंगे, एन अनकंट्रोल्ड फायर इन अ वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ब्रशलैंड्स, क्रॉप्स, इन ये सारे इन पे इंक्लूडेड आ जाते हैं। इनके काफ़ी सारे नाम हैं, वाइल्ड लैंड फायर, फॉरेस्ट फायर, ब्रश फायर, बुश फायर, इसके काफ़ी सारे इस तरह नाम आ जाते हैं, ठीक है। इसकी मेजरली अकरेंस क्या होती है, अकर्स व्हेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेदर कंडीशंस एंड फ्यूल लोड्स कम टुगेदर टू क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर बोथ इग्निशन एंड स्प्रेड, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है कि आपकी वेदर कंडीशंस लाइक बहुत ही हॉटेस्ट टेम्परेचर हो, और फ्यूल लोड्स जो हमारे हैं लाइक ग्रासेस, बुशेस, जितनी भी छोटी छोटी नीचे लगी होती हैं बुशेस आ जाती हैं, ग्रास आ जाती हैं, वो सारे जो छोटे पत्ते और छोटे सूखे पत्ते, सूखे ग्रास जो बिल्कुल वेट ना हो, ग्रीन ना हो, उनको हम फ्यूल लोड्स कह सकते हैं। जो जंगलों में होते हैं वो फ्यूल लोड्स यही होते हैं जो बहुत ही जल्दी से आग को कैच कर लेते हैं, बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ये फेवरेबल कंडीशंस बन जाती हैं इग्निशन के लिए और स्प्रेड के लिए। इग्निशन मतलब उसको एक्ट ऑफ बर्निंग आ जाता है कि ना, बर्निंग स्टार्ट कर देता है और फिर उसका फैलाव हो जाता है, आगे से आगे फैलती जाती है आग। ये एक अनकंट्रोलेबल फायर होती है। ऐसी आग पूरे जंगल के जंगल जल जाते हैं, पूरी फसलें जल जाती हैं, ठीक है। जिसकी एरियाज़ में हमारे पास ये आ जाते हैं ड्राई एरियाज़, हॉट एरियाज़, ड्रॉट आ जाता है, जो हमने कल पढ़ा था। ड्यूरिंग हाई विंड्स की वजह से भी इसकी बहुत ज़्यादा ब्लो होती है। जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो होती है उस डायरेक्शन में आग आगे से आगे जाती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ श्रब्स, ट्रीज, पोटेंशियल फ्यूल। श्रब्स और ट्रीज जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो भी एज अ पोटेंशियल फ्यूल एक्ट करती हैं। पोटेंशियल फ्यूल में ग्रासेस भी आ जाती हैं, बुशेस भी आ जाती हैं, ठीक है। कॉजेज़ में हमारे पास क्या जाता है, मोस्टली जो है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ये कॉज होती है। कैंप फायर्स आ जाती हैं, लोग कैंप्स वगैरह करते हैं जब कैंपिंग करते हैं जंगल वाले एरिया में, तो कैंप फायर से भी हो जाती है। स्मोकिंग, इवन वो सिगरेट डिस्कार्ड करते वक्त भी देखते नहीं है कि वो फुल बुझा नहीं है, स्मोकिंग भी एक कॉज होती है। इक्विपमेंट फेलियर्स, वो जितने भी इक्विपमेंट्स वहाँ पे यूज़ करने के लिए लेके जाते हैं उसका फेलियर वगैरह जो होता है वो भी कॉज हो जाए, तो फेलियर कॉज से भी, इक्विपमेंट फेलियर्स वगैरह से भी हमारे वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी ही कंसिडर की जाती है कि हम इंसानों की वजह से ज़्यादा आग लगती है, ठीक है। और 10 to 15% है कि आपकी वो नेचुरली अकरेंस की वजह से हो जाती है। और बर्निंग डेब्रिस, किसी भी कूड़े वगैरह, कोई चीज़ें वगैरह जलाने के लिए जो आप वहाँ पे जो चीज़ें सामान वगैरह लेके जाते हैं, जितना भी डेब्रिस होता है उसका रिमेनिंग वो आप वहाँ पे जलाने की कोशिश करते हैं। फायर वर्क्स अगर करते हैं, कोई इवेंट वगैरह हो और आप लोग फायर वर्क्स वगैरह करें, आतिशबाजी वगैरह करें, तो उससे भी आग लग सकती है। और जो नेचुरली अकरेंसेज हैं वो हैं वार्मर टेम्परेचर्स, ड्राई सॉइल कंडीशन और लाइटनिंग। मेजरली लाइटनिंग से होता है। वार्मर टेम्परेचर्स एंड ड्राइड सॉइल तो वहाँ पे होती ही है, और अगर लाइटनिंग, बिजली से थोड़ी सी आग प्रोड्यूस हो गई है तो थोड़ी सी आग से फिर वो सारी की सारी आग फैल जाती है और अनकंट्रोल बन जाती है, ठीक है। वंस अ फायर हैज स्टार्टेड बर्निंग, हाउ डज इट स्प्रेड मोर एंड मोर। जब एक दफ़ा वो स्टार्ट हो जाती है तो वो किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलती है, उसमें हमारे पास आ जाते हैं जो 3 मेजर रीजंस हैं, ड्रॉट, हीट और विंड। उस इलाके में जो गर्म, बहुत ही हॉट टेम्परेचर्स होते हैं, बहुत ही गर्म टेम्परेचर की वजह से, ड्रॉट की वजह से और विंड की वजह से जो है हमारी आग है वो ज़्यादा शदीद हो जाती है और फैलना शुरू कर देती है। जितने भी ड्राइड ग्रासेस, लीव्स और लाइट ब्रांचेस, छोटी छोटी जो बुशेस वगैरह आ जाती हैं, वो एज अ फ्लैश फ्यूल एक्ट करती हैं और वो जल्दी से बर्न कर लेती हैं, ठीक है। इनफ हीट प्रोड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से बड़े बड़े ट्रीज़ को आग लग जाती है। और इतनी इंटेंस फायर होती है कि जो हमारे एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं लाइक पाइन्स, सेडार्स, स्प्रूसेस, जितनी भी ये इस टाइप के ट्रीज़ होते हैं जो बिल्कुल एवरग्रीन होते हैं, जो आयर और फायर को कैच आउट इतने इजीली नहीं करते, वो भी इस इंटेंस फायर, अनकंट्रोलेबल फायर की वजह से, इंक्रीज्ड इंटेंसिटी की वजह से उसकी जितने भी फ्लेमेबल ऑयल्स होते हैं वो सारे बर्स्ट आउट हो जाते हैं, बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। वो बहुत जल्दी बर्निंग कॉज कर देते हैं, ठीक है। वाइल्ड फायर स्प्रेड मोर क्विकली टुवर्ड्स अपहिल
पोजीशन, लाइक स्लोपी सरफेसेस की तरफ ज़्यादा होती है, डाउनवर्ड्स वो कम स्पीडली होते हैं, लेकिन अपवर्ड्स में वो ज़्यादा स्पीडली फायर मूव करेगी। लाइक इन माउंटेन्स अगर नीचे किसी दरख्त को आग लगेगी, नीचे 2-3 जगहों पे यूँ आग लगी जा रही है, तो हवा की वजह से पूरे ऊपर माउंटेन तक, टॉप तक वो बहुत स्पीडली फायर कैच आउट करे जाएंगे। ठीक है, इफेक्ट्स में हमारे पास आ जाता है रैपिडली बर्न्स मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ लैंड, सॉइल इरोजन आ जाती है, डैमेज ऑफ लैंड रिसोर्सेज आ जाते हैं, एनिमल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाते हैं, फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई वगैरह की डैमेज आ जाता है, डिसरप्शन हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की हो जाती है, कम्युनिकेशन, पावर हाउसेज, पावर प्लांट्स, गैस सर्विसेज, वाटर सप्लाई, सारे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी इसमें आ जाती है पावर हाउसेज में। ठीक है, ये सारे हमारे जो हैं वो पूरे बिल्कुल डैमेज अप हो जाते हैं, इकोनॉमिक लॉस काफ़ी हो जाता है, वहाँ पे जितने खंबे वगैरह होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वहाँ पे फिर बाद में रिकवर अप करने में भी काफ़ी ही टाइम लग जाता है, काफ़ी इकोनॉमिक लॉस हो गया होता है, और प्रॉपर्टी लॉस काफ़ी हो जाता है, कंटामिनेटेड एयर क्वालिटी हो जाती है, एयर इतनी कंटामिनेटेड हो जाती है जिस वजह से हेल्थ हैजर्ड हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लाइक एस्थमेटिक पेशेंट्स तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सफ़र कर सकते, और जब इस तरह की आग लगती है तो एयर में कार्बन मोनोक्साइड ज़्यादा हो जाती है, कार्बन मोनोक्साइड ज़्यादा हो जाती है, तो इनहेलेशन में अगर आप कार्बन मोनोक्साइड लेंगे तो आपकी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में दर्द हो जाती है, लाइक हेडेक्स हो जाती हैं, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको पता ही है हेडेक, बहुत सीवियर हेडेक कॉज हो जाता है, इवन मिग्रेन से भी ज़्यादा आपको सीवियर हेडेक होता है, नोजिया हो जाता है, डिजीनेस हो जाती है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चर आ जाता है, क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से फूड रिसोर्सेज वगैरह हमारे कम हो जाती हैं, प्रॉपर्टी डैमेज आ जाता है, वहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह सारा कुछ कम हो जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट स्टेप्स में हमारे पास यही सारे स्टेप्स आ जाते हैं, थोड़े बहुत स्टेप्स हैं कि एक तो ये कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए उसके रिस्क फैक्टर्स, कि वाइल्ड फायर किस तरह से कॉज आउट होती है, उसके जितने भी रिस्की फैक्टर्स हैं उन सबको ध्यान रखना आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि वाइल्ड फायर एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है, इसकी ख़तरनाक जो चीज़ है ना वो आपको माइंड में होनी चाहिए, ये सबसे पहले आपके माइंड में होगा तो फिर ही आप इसके इम्पैक्ट वगैरह को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, और फायर फाइटिंग फोर्सेज होती हैं वो अच्छी खासी ट्रेन होनी चाहिए, और वेल ट्रेन्ड फोर्सेज की वजह से आपको पता होगा कि आपने कौन कौन से मैनेजमेंट स्टेप्स लेने हैं, आपने क्या क्या करना है, और वो जल्दी जल्दी फिर कर सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल फ्रॉम द पाथ ऑफ अनकंट्रोल्ड फायर, जो भी अनकंट्रोल्ड फायर अगर लग गई है, फॉर एग्जाम्पल वो लग गई है, तो उसके रास्ते में जितने भी फर्दर दरख्त आ रहे हैं, जितने भी कोशिश हो सके तो आपके ये फायर फाइटिंग फोर्सेस में काफ़ी आर्मी को वो आगे से वो फ्यूल वाले पोटेंशियल फ्यूल वाले सारे ख़त्म कर देने चाहिए, लाइक पाइन, स्प्रूस, सिडार्स वगैरह खुद ही से कट आउट कर देना चाहिए, एलिमिनेट करके रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सारे चीज़ों के लिए फायर फाइटिंग फोर्सेस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, काफ़ी वेल ट्रेंड होना चाहिए, ताकि वो स्पीडीली सारा कुछ रिमूव कर सकें। रिमूव फ्यूल्स सच एज डेड ट्रीज प्लांट्स आर टाइमली, जैसे जैसे ट्रीज़ डेड होते जाते हैं और कट आउट करके वहाँ पे जंगलों में छोड़ दिए जाते हैं, वो बहुत बड़े मेजर कॉज होता है वाइल्ड फायर की अनकंट्रोल होने का, इसलिए हमें वो टाइम टू टाइम उठा लेने चाहिए ताकि हमारे वहाँ पे अनकंट्रोलेबल फायर का थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। लाइक अगर वो डेड ट्रीज होंगे ही नहीं तो इतनी अनकंट्रोल फायर भी नहीं होगी। ठीक है, आपको वो पहले ही टाइम टू टाइम उठा लेने चाहिए। साथ साथ क्लीनिंग मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए कि आपका वहाँ से डेड वेस्ट वगैरह उठा लिया जाए। ठीक है, जंगलों में से एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर्स को अरेंज करना चाहिए ताकि वो ऊपर से ही पानी फेंक कर आग बुझाने की कोशिश करें। एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर अरेंज करने चाहिए। डिस्करेज रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स नियर फायर प्रॉन एरियाज, जहाँ पे भी वाइल्ड फायर का खतरा हो वहाँ पे नियर बाय कोई भी रेजिडेंशियल घर वगैरह नहीं बनाने चाहिए। फायर फाइटिंग इंक्रीज़ करनी चाहिए। प्रिवेंशन रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए और रिकवरी प्लान्स आपके पहले ही होने चाहिए कि अच्छा ठीक है अगर अनकंट्रोलेबल फायर लग गई है तो उसकी रिकवरी प्लान्स कैसे करने हैं, आपने कैसे सारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह रिकवर करनी है, सारा कुछ कैसे रिकवर करना है और जल्दी जल्दी स्टेप्स टेक करने चाहिए। स्टेप्स जल्दी जल्दी आप करेंगे तो आपकी सही से मैनेजमेंट वगैरह भी दोबारा से लाइफ कंट्रोल वगैरह सही से प्रॉपर टाइमिंग्स पे हो जाएगा। कल हम अर्बन फायर डिस्कस करेंगे, वो इससे थोड़ा सा चेंज है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।